दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा प्यारा भारत। क्या आप सभी जानते हैं इस भारत में सबसे पहला चुनाव कैसे लड़ा गया था? सरदार पटेल की मृत्यु और राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बन जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए और उन्हें सरकार की नीतियां बनाने की पूरी आजादी मिल गई। सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन से मतभेद होने के बाद नेहरू ने दो सबक सीखे थे। पहला ये कि गृह और रक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जो उनके प्रति वफादार हों, और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो जो उनकी बात माने। उस समय की भारत की राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला था। हालांकि उसी दौरान आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी। मतदाताओं के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीमित लोकप्रियता थी और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी जनसंघ बनाई थी। नए आजाद हुए देश ने कुछ सालों के भीतर ही वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव करवाने का फैसला किया। इसके ठीक विपरीत पश्चिम में यानी कि वेस्ट में पहले जमीन जायदाद रखने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, जिसे लॉर्ड्स कहते हैं, और मजदूरों और महिलाओं को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा गया था। आजाद होने के 2 वर्षों के भीतर भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। सुकुमार सेन सन 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने थे। बंगाल के कई जिलों में काम करने के बाद वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली लाया गया था। भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 85% लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। कुल मिलाकर करीब 4500 बूथ पर चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थीं। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थीं, जिसके लिए 8200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में कैसे जोड़ा जाए। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक होती थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण किया गया था और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी देशों के अधिकतर मतदाता उम्मीदवार को उसके नाम से पहचान सकते थे, लेकिन भारत में अधिकतर लोगों को अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा गया था ताकि वो उनको पहचान सकें। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी गई थीं, जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना पड़ता था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई थी जो मतदाता की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। भारत भर के 3000 सिनेमाघरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से संबंधित सर्कुलर पिक्चर दिखाया गया था। उसी समय के एक बहुत ही रोचक विवाद है। नेहरू ने हवाई जहाज से चुनाव करने पर मना कर दिया था। भारत में जिस समय ये चुनाव हो रहा था, वियतनाम में फ्रांसीसी सैनिक वियतनाम से लड़ रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के सैनिक उत्तर कोरिया के सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। अमेरिका ने उन्हीं दिनों अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण भी किया था। उस साल दुनिया में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई थीं। जॉर्डन के बादशाह, ईरान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां हत्यारों की गोली का शिकार हो चुके थे। दुर्गा दास अपनी किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, नेहरू को ये ठीक नहीं लगा कि वे उस जहाज में चुनाव प्रचार करें जिसे वो प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ
न तो उनके पास और न ही कांग्रेस पार्टी के पास इतने पैसे थे कि वो चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज चार्टर कर सकें। उस समय के ऑडिटर जनरल ने नेहरू की मदद के लिए एक अच्छा फॉर्मूला सुझाया, जिसमें कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए। ये तभी हो सकता था कि वो हवाई जहाज से यात्रा करें। हवाई जहाज से यात्रा करने का एक फायदा ये होगा कि उनकी सुरक्षा के लिए रेल की तुलना में कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार को ये खर्च वहन करना चाहिए। इसलिए नियम बनाया गया कि नेहरू सरकार को एक व्यक्ति को जहाज से ले जाने का किराया अदा करेंगे, उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों का किराया सरकार देगी और उनकी पार्टी का कोई सदस्य उनके साथ जहाज में है तो वो अपना किराया खुद अदा करेगा। इस तरह नेहरू ने हवाई यात्रा में होने वाले खर्चे का बहुत थोड़ा हिस्सा ही सरकार को अदा किया। नेहरू ने चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज के अलावा सड़कों और रेलों का भी इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 1952 से उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ। 9 महीनों के अंदर नेहरू ने देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार किया। नेहरू ने कुल 25,000 मील की दूरी कवर की, जिसमें 18,000 मील हवाई रास्ते और 5200 मील कारों, 1600 मील रेल और यहां तक कि 90 मील का रास्ता उन्होंने नावों में बैठकर तय किया। नेहरू का पहला चुनावी भाषण पंजाब में लुधियाना में हुआ। इसमें उन्होंने सांप्रदायिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग हिंदू और सिख संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि एक जमाने में मुस्लिम लीग ने किया था। नेहरू को अपनी चुनावी सभा में वर्दी वाले पुलिस वालों की मौजूदगी से काफी चिढ़ थी, लेकिन उस समय के नौकरशाहों ने उनसे निपटने का तरीका भी निकाल लिया। तत्कालीन कैबिनेट सचिव NR पिल्ले ने लिखा है, हमने नेहरू के इस विरोध का समाधान निकाल लिया। हमने तय किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उनका दखल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें उचित कदम उठाने ही होंगे, चाहे इसे प्रधानमंत्री इसे पसंद करें या नहीं करें। लेकिन हमने उनसे वादा किया है कि उनकी सभा में वर्दी पहने पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री इस व्यवस्था से संतुष्ट थे। इस समय कांग्रेस के टिकट के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस टिकट पर ये एक भी यदि बिजली का खंभा भी खड़ा हो जाए तो बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाएगा। नेहरू ने इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट से चुनाव जीता। बाद में इस सीट का नाम बदलकर फूलपुर कर दिया गया। नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से जीत दर्ज की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 16 सीटें मिली, जिसमें से 8 सीटें उसने मद्रास से जीती। भारतीय जनसंघ ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 3 सीटों पर उसे विजय मिली। पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता दक्षिण पूर्व से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके सिर्फ 9 उम्मीदवार ही लोकसभा में पहुंच सके। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने 254 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सिर्फ 12 सीटों पर उन्हें जीत मिली। चुनाव के बाद इस पार्टी का कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय हो गया और नई पार्टी का नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, अपने चुनाव भाषणों में नेहरू ने कई बार विपक्षी नेताओं जैसे कि अंबेडकर, कृपलानी और जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक जमाने में पार्टी और सरकार में उनके साथी रह चुके हैं। इस तरह के लोगों का हमारे पार्टी में स्वागत है, लेकिन ये सभी लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, जिससे उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। नेहरू ने खास तौर से इस बात पर दुख प्रकट किया कि उन्हें सोशलिस्ट पार्टी का विरोध करना पड़ रहा है, जिसमें उनके कुछ पुराने मित्र शामिल हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके थे। उसी तरह भारतीय संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नेहरू मंत्रिमंडल में काम कर चुके थे। अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव से ठीक पहले शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। अपने भाषणों में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि उसने पिछड़ी जातियों के उत्थान में कोई योगदान नहीं दिया था। सन 1952 के चुनाव में अधिकतर जनसभाओं और घर घर जाकर ही चुनाव प्रसार किया गया था। एक ब्रिटिश विश्लेषक लॉर्ड वर्डवुड ने अपने लेख अ कॉन्टिनेंट डिवाइड्स में लिखा था, दिल्ली की दीवारों, सड़कों और यहाँ तक की मूर्तियों तक पर चुनाव प्रचार के पोस्टर लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में लोगों ने चुनाव प्रचार का अनोखा ही तरीका निकाल लिया था। आवारा मवेशियों के पीठ पर लिखा होता था, कांग्रेस को वोट दीजिए।
यूं तो सभी पार्टियां जनसभाएं कर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था, वो भी आकाशवाणी पर नहीं बल्कि रेडियो मॉस्को पर। यह रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार करता था। शिक्षित लोगों के लिए मद्रास से छपने वाले एक साप्ताहिक ने प्रावदा में छपे एक लेख का अनुवाद प्रकाशित किया था, जिसमें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को जमींदारों की पार्टी बताई गई थी। इसमें कहा गया था कि उनका एकमात्र विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको पूरे भारत के मजदूरों और प्रगतिवादी लोगों का समर्थन मिल रहा है। मुख्य दलों के अलावा मद्रास में द्रविड़ कजगम, पंजाब में अकाली और बिहार में झारखंड पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल भी चुनाव में भाग ले रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायणन बहुत अच्छे वक्ता थे और उनकी चुनाव सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। चुनाव से तुरंत पहले राजनीतिक विश्लेषक रिचर्ड पार्क ने एक लेख में लिखा था, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और चुनाव कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की बारीकियों, मुद्दों के नाटकीय प्रस्तुतिकरण, राजनीतिक भाषणों और राजनीतिक मनोविज्ञान में महारत हासिल करने में किसी दूसरे देश से कम नहीं थे। हालांकि ये आजाद भारत का पहला चुनाव था। 1952 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में डाला गया। उसी दिन ब्रिटेन में भी मतदान शुरू हुआ। अगले दिन ही चुनाव परिणाम आ गए। कहां? ब्रिटेन में। और सत्ताधारी लेबर पार्टी को हराकर कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल एक बार फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन चीनी जो हिमाचल प्रदेश है, वहां के मतदाताओं को चुनाव परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि देश के दूसरे भागों में जनवरी और फरवरी 1952 में ही मतदान कराया जा सका था। सबसे अधिक 80% मतदान केरल के कोटायम चुनाव क्षेत्र में हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में सबसे कम 20% वोट डाले गए थे। पूरे देश व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपना मताधिकार इस्तेमाल किया। भारतीय जनतंत्र में लोगों के विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हैदराबाद से आई, जहां कुछ साल पहले तक भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले निजाम हैदराबाद ने सबसे पहले आकर मतदान किया। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पूरे देश में मतदान समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 499 में से 364 सीटें मिली, जबकि राज्य विधानसभाओं की कुल 3280 सीटों में 2247 सीटें कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को संसदीय चुनाव में कुल 45% मत मिले, लेकिन उसकी सीटों की संख्या 74% थी। हारने वाले नेताओं में प्रमुख थे राजस्थान में जय नारायण व्यास, बंबई में मोरारजी देसाई और भीमराव अंबेडकर, जिन्हें एक बहुत ही साधारण उम्मीदवार कजरोलकर से हार का स्वाद चखना पड़ा। यही नहीं, 2 वर्ष बाद जब उन्होंने भंडारा चुनाव क्षेत्र से एक उपचुनाव लड़ा, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। किसान मजदूर प्रजा पार्टी के आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद से चुनाव हार गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भागलपुर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे। चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने कहा था कि ये चुनाव मानव इतिहास में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। मद्रास के एक संपादक CR श्रीनिवासन ने अपने लेख इलेक्शन आर ऑन में लिखा था, अधिकतर मतदाता पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे। उनमें से बहुतों को पता भी नहीं होगा कि वोट क्या है और उन्हें क्यों और किन्हें वोट देना चाहिए। अगर इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक पूर्व ICS अधिकारी पंडेरल मून ने लिखा, भारत की भावी पीढ़ियां आश्चर्य से देखेंगी कि किस तरह अशिक्षित लोगों के वोटों के आधार पर यहाँ की सरकार चुनी गई थी। यहाँ तक कि नेहरू को भी इस चुनाव की सफलता पर संदेह था। चुनाव प्रचार के दौरान यूनेस्को में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, निस्संदेह प्रजातंत्र शासन का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये देखने वाली चीज होगी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए लोगों की गुणवत्ता कैसी होगी। नेहरू शायद अकेले राजनेता थे, चुनाव प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहने के बावजूद उसमें खोट निकाल सकते थे, लेकिन बाद में ये सब संशय निर्मूल साबित हुए। खुद नेहरू ने स्वीकार किया था, तथाकथित अशिक्षित मतदाता के प्रति मेरा सम्मान बढ़ गया है। उन्होंने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रति मेरी हर आशंका को गलत साबित किया है। और साथियों, इस प्रकार लड़ा गया था आजाद भारत का पहला आम चुनाव। जय हिंद।